क्षेत्र में क्या बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं? बहुत सशक्त टीम है। अगर मैं एसपीज की बात करूं तो नशा बहुत गंभीर समस्या हमारे पूरे समाज के लिए होता जा रहा है, विशेषकर युवा वर्ग में। नो डाउट महिला सुरक्षा एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। करना चाहिए जो गलत करे। पहली महिला एसएसपी रही है इंदौर की, तो उस ड्यूरेशन क्या आपका एक्सपीरियंस था? तो समाज जरूर जब महिलाएं वर्दी में होती हैं और वो अपनी ड्यूटी करती हैं तो उसका अप्रिसिएशन बहुत मिलता है। कई सारे ऐसे मामले देखे हैं जब पुलिस जो है बदतमीजी पे उतर आती है। कई सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं। कि आपका प्रश्न जो है, उस प्रश्न की अगर तह पे आप जाएंगे, उस जो बिहेवियर की आपने चर्चा की है उसकी तह पे जाएंगे, तो बहुत बार वो फ्रस्ट्रेशन भी है उसके रूप में, डिससेटिस्फैक्शन है या वर्कलोड है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से भी हमको जो व्यवहार में जो खामियां हैं वो दिखाई पड़ती है। 3 दिन सुबह ध्यान करने के बाद जब हम शाम को हम ड्यूटी पर जा रहे हैं तो हमें चिड़चिड़ाहट नहीं हो रही है, गुस्सा नहीं आ रहा है। ये पैरामीटर माने कि सक्सेस ही एंड पॉइंट है। आपने एग्जाम निकाल लिया मतलब सब कुछ अचीव कर लिया, या आपका बच्चा सेफ हो गया, तो ऐसा नहीं है। भोपाल ग्रामीण पुलिस की कमान अब नए हाथों में है। 2006 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं रुचिवर्धन मिश्रा जी। अपनी सख्त लेकिन संवेदनशील पुलिसिंग के लिए पहचानी जाती हैं। थोड़ा सा और परिचय दे देती हूँ, लेकिन उससे पहले स्वागत है मैम आपका पब्लिक वाणी में। मूल रूप से रुचि मैम मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली है। यूपीएससी में 67th रैंक रह चुकी है। इसके पहले एएसपी भोपाल, एसपी होशंगाबाद, एसपी राजगढ़, एसपी खंडवा, एसपी रेल भोपाल के पद पर रही हैं और इंदौर की पहली महिला एसएसपी रह चुकी हैं। फिर डीआईजी इंदौर, डीआईजी रतलाम रेंज की पदभार भी इन्होंने संभाला और 2023 के अंत में डीआईजी से आईजी में इनका प्रमोशन हुआ। इसके बाद आईजी पीएचक्यू भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन और अब आईजी भोपाल ग्रामीण के पद पर हैं और अब अपने नए विजन और नई जिम्मेदारियों के साथ पूरी जोर शोर से मैदान में है। मैम बहुत बहुत फिर से स्वागत है एक बार आपका पब्लिक वाणी में। थैंक यू। हाल ही में आपने पदभार ग्रहण किया है, तो इसके बाद आपकी इस क्षेत्र में क्या बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं और क्या कुछ 3 प्रमुख प्राथमिकताएं रहने वाली हैं इस क्षेत्र को लेकर, भोपाल ग्रामीण को लेकर? ये एक बड़ा देहात क्षेत्र है हमारा, जिसमें 4 जिले हैं, विदिशा, राजगढ़, भोपाल देहात और सीहोर। हमारी एक बहुत सशक्त टीम है। अगर मैं एसपीज की बात करूं तो सभी जगह बहुत कर्मठ और संवेदनशील पुलिस अधिकारी हैं। तो हमारी टीम के साथ में मिलकर के हम पूरे जोन में बेहतर पुलिसिंग दे पाएँ और जनता के लिए जो उत्तरदायी कहना चाहिए पुलिस व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कर पाएँ। चुनौतियाँ अभी फ़िलहाल हमारा साइबर सेफ क्लिक अभियान चल रहा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण विषय पुलिसिंग के लिए साबित होता जा रहा है, क्योंकि पहले के अपराध अलग तरीके के होते थे। अब वही अपराध और जो उनका आउटकम है, उनसे होने वाली जो नुकसान है, उनसे होने वाला नुकसान वो कहीं बहुत अधिक गुना बढ़ गया है। तो कैसे हम व्यापक तरीके से लोगों को जागरूक कर पाएँ, प्रिवेंशन की ओर कैसे काम कर पाएँ, लोगों के साथ मिलकर के कैसे काम कर पाएँ और अगर कहीं अपराध हो जाए तो उसको हम कैसे काउंटर करें, एक ये विषय है। नशा बहुत गंभीर समस्या हमारे पूरे समाज के लिए होता जा रहा है, विशेषकर युवा वर्ग में और जो स्कूल और कॉलेज गोइंग जो हमारा यूथ है उनके बीच में। तो नशे से हम उनको कैसे दूर करें और ऐसे लोग जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। तीसरा, नो डाउट महिला सुरक्षा एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जो देश प्रदेश हर एक जगह पर, चूँकि बच्चियों की सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण और यदि उनके साथ कोई अपराध हो रहा है तो उस पर फास्ट एंड फर्म एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इस सब के लिए हमारे जो भी हमारे लिए इसके लिए आवश्यक होगा वो हम उसमें अपने टीम के साथ मिलकर के कार्रवाई करेंगे। ठीक है, 2 रेंज जो आपने गिनाए भोपाल और राजगढ़, उनसे तो आप फैमिलियर हैं, लेकिन बाकी जो 2 और नए आपके क्षेत्र जुड़े हैं तो उनको अनलॉक करने की कोई स्ट्रेटेजी? देखिए, अभी सभी जगह मेरा दौरा होगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां हैं उनको समझना और क्या वहाँ पर लंबित विषय हैं या महत्वपूर्ण विषय हैं जो पुलिसिंग के लिए एक चुनौती खड़ी करते हैं। तो हम मिलकर के एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और नो डाउट ये कह सकते हैं कि इन जिलों में पहले मेरी पोस्टिंग नहीं रही है, लेकिन तमाम दूसरे क्षेत्रों का भी जो अनुभव है, जो पुलिसिंग का हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग का जो अनुभव है, वो इसमें मदद करेगा।
आप सख्त भी हैं, संवेदनशील भी हैं, जब ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे जो आम नागरिक होते हैं उनमें पुलिस का डर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस ट्रस्ट को जीतना कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ये कैसे काम करता है हम फिर? निश्चित रूप से जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, और मैं ये कहूँगी कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंटेज होगा। डरना उन्हें चाहिए, डरना चाहिए जो गलत करे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो पॉपुलेशन है, जो वृहद हमारा जन समुदाय है, वो पुलिस से एक सुरक्षा के वातावरण की, न्याय के वातावरण की और बेहतर सुनवाई की अपेक्षा रखता है। और वो हम उपलब्ध कराने के लिए हमारी जो मोटो है वो देशभक्ति और जनसेवा ही हमारा मोटो है। तो हम एक ये कोई पद के तरीके से हम ना देखें, बल्कि एक दायित्व के तरीके से देखें। तो मुझे लगता है कि हमारे विभाग का जो प्रत्येक सदस्य है वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी कर सकता है। आपकी पोस्टिंग में जो सबसे ज़्यादा मुझे हाईलाइटिंग लगा, पहली महिला एसएसपी रही हैं इंदौर की, तो उस ड्यूरेशन क्या आपका एक्सपीरियंस था और क्या ऐसा कुछ वो कहते हैं ना अनुभव मिला जो यहाँ अब काम आ सकता है? इंदौर बड़ा अच्छा एक अनुभव मेरे लिए रहा पुलिसिंग के लिहाज से। बहुत ज़्यादा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि महिला और पुरुष होने के नाते कोई बहुत ज़्यादा हमको पुलिस व्यवस्था में खुद के नज़रिए से या समाज के नज़रिए से देखना चाहिए, लेकिन उसका कारण ये है कि एक ये पूरा सिस्टम है, हाँ, जो सोसाइटी में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो पुलिस के दायित्व हैं, वो एक पूरे सिस्टम की ड्यूटी है। सिस्टम का कहना चाहिए स्ट्रक्चर उसमें रहता है, और उसमें हमको महिलाओं की भी आवश्यकता है, पुरुषों की भी आवश्यकता है। तो बहुत ज़्यादा महिला और पुरुष से मुझे नहीं लगता कि पुलिसिंग के इस तरफ से फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब हम समाज की तरफ से देखते हैं तो समाज ज़रूर जब महिलाएं वर्दी में होती हैं और वो अपनी ड्यूटी करती हैं तो उसका अप्रिसिएशन बहुत मिलता है। ये मुझे इंदौर के अनुभव से समझ में आया। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, चूँकि वो प्योर अर्बन सेटिंग थी, तो वहाँ पर ट्रैफिक के जैसे इश्यूज़ थे। हाँ। जो वहाँ नाइट कल्चर है, उस समय रात्रि के समय में जो सुरक्षा के विषय थे, ड्रग्स के लिहाज से भी बड़े चैलेंजेस हैं वहाँ पर। और बाकी जो अर्बन पुलिसिंग की जो एकदम बिल्कुल तत्काल आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा सेटअप अलग था। यहाँ चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का इलाका हमारा ज़्यादा है, शहर जो हैं वहाँ ये छोटे हैं, यहाँ पर अलग चुनौतियाँ हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम पुलिस की जो संवेदनशीलता है, जो सुनवाई है, उसको बेहतर तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करें, जनता में विश्वास कैसे बने, वो सोशल पुलिसिंग के माध्यम से और पुलिस में कनेक्ट के माध्यम से वो भी मिल करके एक समाज के दायित्व के नाते पुलिस के साथ में आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो जागरूकता और शिक्षक स्तर होता है कि साक्षरता, उनसे भी बहुत प्रभाव पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग काम करने का एक अलग आनंद भी है। जब हम खासतौर से हमने देखा कि जैसे राजगढ़ का क्षेत्र था, बालिका शिक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। और पहले से स्थिति बेहतर हुई है, कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं वहाँ पर। तो ऐसे में अगर पुलिस अपराध को तो खैर देखती ही है, लेकिन अपराध की जड़ क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उस दिशा में अगर हम जो दूसरे भी हमारे विभाग हैं उनके साथ मिल करके और जिला प्रशासन के साथ में अच्छे से समन्वय करके हम दीगर विभागों के भी माध्यम से हम यदि जनता के बीच काम करें तो उसके बेहतर परिणाम अपराधों की कमी के रूप में भी सामने आते हैं। वहाँ पर ये जो तरीका है वो कारगर होता है। करीब करीब आपको 20 साल काम करते हुए हो गए हैं। 20 सालों में सोशल मीडिया जो है अब जो है बहुत तेजी से बढ़ गया है। पत्रकार के तौर पे हमने कई सारे ऐसे मामले देखे हैं जब पुलिस जो है बदतमीजी पे उतर आती है या फिर व्यवहार जो है उनका सही नहीं होता। कई सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं। तो इस समय पे कैसे देखें इनको कि हम भरोसा करना चाहते हैं बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा रौब दिखा दिया जाता है या फिर हाथ उठा दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप पुलिस विभाग के उन अधिकारियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही बिहेव करना है। हम एग्रेशन और ईगो के साथ या रौब के साथ में बिहेव नहीं कर सकते हैं। ये हमारे प्रत्येक सदस्य को समझने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहूँगी कि इस दिशा में एक मेंटल वेलनेस के लिए एक बड़ा प्रयास मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है। उसका भी समन्वय मैं देख रही हूँ, जो कि योगा एंड मेडिटेशन के थ्रू
हम कैसे हमारे सदस्य के वेलनेस पे काम कर सकें। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका प्रश्न जो है, उस प्रश्न की अगर तह पे आप जाएंगे, उस जो बिहेवियर की आपने चर्चा की है उसकी तह पे जाएंगे, तो बहुत बार वो फ्रस्ट्रेशन भी है उसके रूट में, डिससेटिस्फैक्शन है, या वर्कलोड है, या स्लीप डेप्रिवेशन है, और या कि फैमिली डिसहार्मनी है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से भी हमको जो व्यवहार में जो खामियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं। उस पर हमारा प्रयास चल रहा है, और मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि हमारे क्षेत्र में कम से कम इन कारणों की वजह से पुलिस का जो कहना चाहिए जो एग्रेशन है या जो मिसबिहेवियर है वो उसमें कमी आए और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे वाक़ये नहीं होने चाहिए, और होंगे तो हम उसके रूट पे काम करेंगे। न सिर्फ हम पीनल साइड काम करेंगे, बल्कि उस बिहेवियर को कैसे फ्यूचर में कर्व किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, इस पर भी हमारा काम रहेगा। इंटरनेट सोशल मीडिया पे जोर देने का कारण वही है क्योंकि हम सबकी लाइफ का हिस्सा हो गया। अब आप लोगों के डिपार्टमेंट में होता है, कई बार ये हेल्पफुल हो जाता है कि केसेस जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं, नंबर मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, लोकेशंस मिल जा रही है। कई बार ये चीज़ें डिफिकल्टीज बनाती हैं साइबर क्राइम के केसेस में। जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वहाँ ठगी का बहुत ज़्यादा होता है कि फटाक से उनको ठग लिया जाए या फिर उनको छल लिया जाए। तो ऐसी चीज़ों को आप कैसे देखती हैं चुनौती के तौर पे? मेरा असेसमेंट ये है कि इंटरनेट से होने वाले क्राइम एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में बहुत क्लियर फ़र्क हम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट एजुकेटेड जो पब्लिक है उनके पीछे क्राइम ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे रिटायर्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स, इवन वो इस जाल में फंस जाते हैं। गृहिणियाँ भी जो पढ़ी लिखी हैं वो भी फंस जाती हैं, बच्चे, और यहाँ तक कि अब मुझे आश्चर्य होता है जो IT प्रोफेशन में जो लोग हैं वो भी इसके शिकार होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन मुझे लगता है, बल्कि कि ग्रामीण जनता का चूँकि डिजिटल बैंकिंग और इस सब से उतना वास्ता नहीं है, इसलिए ये क्राइम अर्बन एरियाज़ में और ज़्यादा भयानक तरीके से दिख रहा है। 3 कारण मुझे समझ में आते हैं इसके। एक तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है, जो पीड़ित है, वो कहीं कुछ लालच के उसमें जाल में फंसता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा, या इतना भारी डिस्काउंट हम किसी चीज़ पर दे रहे हैं, कोई ऑनलाइन जो शॉपिंग से रिलेटेड मैटर्स हैं। तो या तो लालच है, दूसरा भय है, जहाँ पर किसी प्रकार से बुजुर्ग को भय दिखा करके कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है, या ये जो डिजिटल अरेस्ट के जितने भी केसेस हैं कि आपके खाते के थ्रू सम कुछ जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हैं उनका लेन देन हुआ है। तो दूसरा भय है, और तीसरा निश्चित रूप से जागरूकता की कमी है, जो हमारे बहुत रूटीन केसेस में हम से जो हेल्पलाइन नंबर है उसको गूगल से उठाते हैं और उसके थ्रू फ्रॉड होता है। तो ये 3 कारण हैं। मुझे लगता है इसके बारे में हर व्यक्ति को सोचने की बात है कि हम कहीं इनमें से किसी कारण से, मतलब आप देखिएगा कि इन 3 में के अलावा मुझे नहीं लगता कि चौथा कोई कारण है इसके फ्रॉड के पीछे। तो उसका अवेयरनेस जैसे बढ़ेगा, लोग भी सतर्क होंगे। मीडिया अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, तो हम मीडिया का साथ बिल्कुल चाहेंगे। पुलिस अकेले नहीं कर पाएगी, समाज को और समाज के जितने भी महत्वपूर्ण जो स्तंभ हैं उन सब के सहयोग से हम उम्मीद है कि बेहतर हम प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा अब, क्योंकि आपका ये तो कार्यप्रणाली की चीज़ें हो गई जो आप काम करती हैं, बहुत हेक्टिक जॉब भी हो जाती है, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करती हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। रुचि मैम का जो है इंटरेस्ट वो बुक्स पढ़ने में भी है, मेडिटेशन में भी बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट रखती हैं, तो कैसे बैलेंस करती हैं ये सारी चीज़ें फिर? मैं बहुत वर्षों से ध्यान साधना कर रही हूँ, और हार्टफुलनेस पद्धति से मैंने कॉलेज डेज में मेडिटेशन स्टार्ट किया था, और 2013 में मैं इसकी सर्टिफाइड ट्रेनर भी बनी हूँ। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि किसी चीज़ ने जब मुझे फ़ायदा दिया है तो जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं मैं उनको ज़रूर बताती हूँ। हमारे विभाग में भी एक DG साहब के निर्देश पर, उनकी मंशा के हिसाब से, जैसा मैंने कहा कि मेंटल वेलनेस की बड़ी एक्सरसाइज हम चला रहे हैं, जिसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो जो योग और ध्यान की जो विधाएं हैं वो प्राकृतिक रूप से, जो कि हम जो नेचुरल मेथड्स हैं उनके थ्रू हमें काम, बैलेंस, सेटिस्फैक्शन और अपने जॉब के लिए एक ईमानदारी वाला दृष्टिकोण ये बनाए रखने में मदद करती हैं। तो संतुलन तो ऑटोमेटिक बनता है आप जब सुबह ध्यान करते हो। इनफैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो पुलिस स्टाफ के जो सेशंस चलते हैं उनमें बहुत अच्छे फीडबैक सामने आते हैं
करीबन 6 दिन की जो प्रशिक्षण अभी सिंहस्थ का चल रहा है, उसमें मॉर्निंग में मेडिटेशन हमारे सभी जिलों में हो रहा है। और उसका एक मैं आपको शेयर करना चाहूँगी एक्सपीरियंस कि एक ट्रैफिक के हमारे जो ट्रैफिक ड्यूटी में, शाम को जो ट्रैफिक ड्यूटी में स्टाफ को लगाया जा रहा था, तो 3 दिन सुबह ध्यान के बाद चौथे दिन मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ। तो उन्होंने कहा, मैडम हमने ये नोटिस किया कि 3 दिन सुबह ध्यान करने के बाद जब हम शाम को हम ड्यूटी पर जा रहे हैं तो हमें चिड़चिड़ाहट नहीं हो रही है, गुस्सा नहीं आ रहा है, और हम शांति से अब कहते हैं कि नहीं आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे प्रभारी अधिकारी से बात कर लीजिए। तो मुझे लगता है जो आपने बिहेवियर वाली बात अभी कही, वो जब व्यक्ति खुद से खुश रहेगा, शांत रहेगा, तो निश्चित रूप से उसका व्यवहार सामने जनता के साथ में बेहतर होगा और पुलिसिंग पेश में ओवरऑल हमको लगता है कि फ़र्क देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एडवाइस करूँगी यूथ को भी, लोगों को भी, सुनने वालों को भी कि मेडिटेशन करें। पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों एक्सेलेंस, दोनों चीज़ों में एक्सेलेंस के लिए ये बहुत ही आज के समय की बड़ी क्रूशियल कहना चाहिए कि एक्टिविटी है। वर्ल्ड रिनाउंड जितने भी आप अच्छे लीडर्स को आप देखेंगे, किसी ना किसी तरीके से वो इंट्रोस्पेक्शन से, मेडिटेशन से, अफर्मेशन से, इन सब चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं, जिसको हम मी टाइम बोलते हैं। तो वो मी टाइम मैं अपने लिए निकालती हूँ। आप बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से आती हैं, पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो शुरू से स्टडीज पे फोकस रहा होगा। जब आपकी इतनी अच्छी रैंक आई एंड यू हैव बोथ ऑप्शन आईएएस एंड आईपीएस, आपने आईपीएस चुना, द रीजन? एक्चुअली दोनों ऑप्शंस नहीं थे। आईएएस मेरी फर्स्ट चॉइस थी और आईपीएस सेकंड चॉइस थी। तो मेरा प्रयास में आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मैंने और अटेम्प्ट्स नहीं दिए, मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स और थे, पर नहीं दिए, क्योंकि बाय दैट टाइम ये हुआ कि जैसा मैंने बताया कि मैं ध्यान करती थी, तो एक कहते हैं कि थोड़ा सा जो डीप थिंकिंग होती है कि आपके एक्चुअली गोल्स क्या हैं, आपको कौन सा करियर परस्यू करना है। तो बाय द टाइम जब मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो मैंने बड़ी गंभीरता से सोचा कि मुझे क्या करना है आगे, क्योंकि सर्विस ही उसमें कम से कम 17-18 सर्विसेज होती हैं और उसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी चॉइस देनी होती है। तो जब दूसरे प्रयास में मुझे पुलिस सेवा मिली, तो तब तक में मुझे ये इंटरेस्ट आने लगा कि ये लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा करियर होगा, क्योंकि फील्ड जॉब में नेचुरली आईएएस और आईपीएस दोनों ही ऐसे हैं जिसमें जनता से बहुत इंटरेक्शन होता है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कुछ डिलीवर कर पाते हो। तो नो डाउट आईएएस मेरी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट तक आते आते मुझे लगा कि नहीं, अगर आईपीएस भी होता है तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा, थोड़ा एक चैलेंज का फीलिंग, थोड़ा एक ऐसा कि हम कुछ कर पाएंगे सामने सोसाइटी के साथ में खड़े रह करके और उनके लिए। तो बाय दैट टाइम मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, पुलिस भी अच्छा है, क्योंकि जब 18 सर्विसेज में सेकंड ऑप्शन में भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपने खुद ने सोच करके उसको सेकंड टॉप 2 प्रायोरिटीज़ में रखा हुआ है। तो दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे इसमें ही जाना चाहिए। ऑल्दो मेरा फैमिली से पुलिस सेवा का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे फैमिली में 2 लोग तो प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, मेरे दादाजी और मेरे चाचा जी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समझ में आ रही है। तो दैट इज़ हाउ आई प्रोसीडेड विद दिस, एंड आई फर्दर फिर मैं एग्जाम में अपीयर नहीं हुई। एक छोटा सा सवाल है थोड़ा सा कि आपकी संगीत में भी रुचि रही है, आपने शिक्षा ली है, तो उसके लिए समय निकाल पाते हैं? चलते फिरते मेरे हस्बैंड जो हैं वो शशांक मिश्रा, वो अभी मतलब आईएएस ऑफिसर हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। वो खुद बहुत अच्छा गाते हैं। थैंकफुली मेरी 2 बेटियां हैं, उनमें से बड़ी बेटी जो अभी ग्रो कर रही है, वो गाने की और उसकी बहुत रुचि है, बहुत अच्छा गाने लग गई है। शुरुआत उसकी अच्छी हुई है, छोटी वाली अभी ज़्यादा ही छोटी है। तो इस तरीके से वो घर में माहौल है कि गाने बजाने का, कि हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में गाना गा लेते हैं, तो एक माहौल बना हुआ है। मैंने खुद ने सीखा हुआ है, मेरा बीए में सब्जेक्ट रहा हुआ है। तो रूटीन में तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कुछ ऐसा फंक्शन होता है, हमारी आईपीएस मीट होती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें ज़रूर मैं गाती हूँ। आज के हमारे युवाओं के लिए आपका मैसेज, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम प्रेशर्स जो होता है वो डील करना आज के लिए यूथ के लिए बहुत पहले ऐसा नहीं होता था। केसेस हम देख रहे थे, जैसे एग्जाम पेपर्स लीक हो जा रहे हैं या फिर एग्जाम का प्रेशर है, 10th-12th के रिजल्ट आ रहे हैं, सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए हैं। पहले होता होगा या फिर मुझे लग रहा है इतनी बड़ी संख्या में नहीं होता था कि जितनी अभी आ रही हैं। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? देखिए, मैं आपको पहले भी ये बोल रही थी कि मेंटल वेलनेस बहुत बड़ा इशू हो गया है हमारे लिए। पहले ये गंभीरता उतनी नहीं थी, बचपन बड़ा स्वतंत्र होता था, कहते हैं कि निश्चिंत रूप से हम घूमते फिरते थे, टेंशन नहीं होते थे।
अब जिस तरह की सोसाइटी है, जो प्रेशर्स हैं, उसके चलते एक बड़ा कंसर्न है कि हम बच्चों को हम खुद कितना समय दे पा रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स से कितनी चीज़ें शेयर कर पा रहे हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन एजुकेशन को लेकर के बच्चों के साथ में क्या है, और बच्चों के पास में उस स्ट्रेस से निकलने के लिए क्या माध्यम है, क्या टेक्निक है, क्या रेफरेंस है, कौन से आइडियल्स हैं। इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, उनकी वजह से एक बड़ा एक सफोकेशन, एक बड़ा वैसा माहौल बना है। मुझे लगता है सबको काम करने की ज़रूरत है। एक तो हम बच्चों से थोड़ा सा ऐसा कि ट्रस्ट के साथ में बात करें, बच्चों में ट्रस्ट डेवलप हो। पेरेंट्स को इतना टाइम थोड़ा सा तो निकालें कि बच्चा क्या फील कर रहा है, किस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है, उसको हम समय दे सकें। मोबाइल ने बड़ा डिस्ट्रप्शन किया है सोसाइटीज़ में, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद भी जब घर जाते हैं तो मोबाइल की वजह से हम प्रेजेंट होकर के भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए मैसेज मैं तो कहूँगी कि जैसे योगा और मेडिटेशन की मैंने बात की कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो हमको करनी चाहिए, क्योंकि हमको प्रेशर को अभी शॉर्ट टर्म में नहीं हैंडल करना है। हमारा सिलेक्शन हो भी जाए, फॉर एग्जांपल हमारी सेवा है, सिलेक्शन हो भी जाए, लेकिन फिर उसके बाद उस पद की, उस दायित्व की अपनी चुनौतियां हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है। सिमिलरली मान लीजिए आपका आईआईटी में हो जाता है, मेडिकल में हो जाता है, उसके बाद की पढ़ाई अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस देती है। हम देखते हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी सुसाइड करते हैं। अगर हम ये पैरामीटर माने कि सक्सेस ही एंड पॉइंट है, आपने एग्ज़ाम निकाल लिया मतलब सब कुछ अचीव कर लिया, या आपका बच्चा सेफ हो गया, तो ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब उस सेटअप में, उस एनवायरनमेंट में घुसते हो तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। मैं तो एडवाइस करूँगी कि अर्ली एज में बच्चों को मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी चाहिए। ये बहुत सपोर्ट देती हैं। सोसाइटी की अपनी जवाबदारी है, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, उसको कैसे फुलफ़िल करेंगे इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनका यूज़ कैसे कम करें, वो भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर मोबाइल हमको जो उसके जो वेव्स हैं वो हमको कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वो बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए थोड़ा समय हमको ऐसा निकालना चाहिए जिस समय हम मोबाइल से दूर रहें, थोड़ा नेचर के साथ में समय निकालें, थोड़ा सा हम स्क्रीन की बजाय से बुक का भी हम सहारा लें, तो हमारा जो माइंड है वो एक अलग तरीके से फोकस के साथ काम करेगा। थोड़ा हम ध्यान करेंगे, थोड़ा हम योगा करेंगे, तो हमारे ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करेगा। और अगर कभी हमको ऐसी प्रॉब्लम होती भी है, हमको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही, काउंसलिंग का सहारा ले, रीच आउट टू अ फ्रेंड, रीच आउट टू योर पेरेंट्स। नशे की ओर जाने की बजाय हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। ठीक है, जाते जाते आपने सिंहस्थ का जिक्र किया है, तो सिंहस्थ 2028 में है, तैयारियां पूरी चल रही हैं। क्या कुछ बड़े वो होते हैं ना स्ट्रैटेजीज अनलॉक करने की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि प्रयागराज में हमने बहुत सारे हादसे देखे, और इस टाइम पे आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट जो होता है उसको डील करना बहुत टफ हो जाता है। तो क्या स्ट्रैटेजीज और किस पैरामीटर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी? देखिए, अभी फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे है, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। तो एक पूरा सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्लान है जिसमें सभी ज़िलों में सिंहस्थ को लेकर के 100% स्टाफ को ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि उस समय जिस तरह का जो फोर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा उसमें रोटेशन पे ड्यूटी लगेगी, किसकी ड्यूटी लगेगी, बाय एंड लार्ज सभी ज़िलों से एक अच्छा सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ स्टाफ जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। तो हम 100% स्टाफ की ट्रेनिंग की ओर जा रहे हैं। बाय दिस डिसम्बर एंड we will be completing 100% staff under the training cover। तो जो ह्यूमन रिसोर्स का जो ओरिएंटेशन है वो हम कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके जो हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, और एक पूरा प्लान जो है वो हमारे इसको प्रशिक्षण को, हमारी सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर के पुलिस मुख्यालय के द्वारा बनाया गया है, और उसको समय समय पर उसके लिए जो भी आवश्यक मीटिंग्स ली जानी है, जो तैयारियों को देखना है, उसके लिए पुलिस मुख्यालय के माध्यम से कार्रवाई चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये रुचिवर्धन मिश्रा थी, आईपीएस हैं और भोपाल ग्रामीण आईजी हैं, जिन्होंने आज कई सारों मुद्दों पर बात की है और बताया है कि
आने वाले समय में वो अपनी कार्यशैली को और कैसे आगे बढ़ाएंगी, इस पद पे रहते हुए उनके क्या कुछ फोकस हैं, क्या की पॉइंट्स है, उसके बारे में कैसे आगे होगा। यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, यूथ के लिए नहीं सभी के लिए एक मैसेज है कि मेडिटेशन इज अ पावर। आप उसको अपनाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। मैं थी वर्षा श्रीवास्तव, आप देख रहे थे पब्लिक वाणी। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।